नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। इलेक्ट्रिसिटी में हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान रखा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान रखा था। आज जानेंगे कि क्या होता है ओम्स लॉ, है ना। आज ओम्स लॉ क्लास 10th का ही टॉपिक है, ओम्स लॉ, उसके बारे में जानेंगे। तो ओम्स लॉ एक्चुअली उनका छोटा सा स्टेटमेंट था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये उनका स्टेटमेंट था कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया हमने, एक कांस्टेंट टर्म आया, दैट इज आर। आर को बोला जाता है रेजिस्टेंस, आर को बोला जाता है रेजिस्टेंस। वी आपका वोल्टेज था, आई आपका करंट था। वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट, करंट का एम्पियर, रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट था वो होता है ओम ही होता है, क्योंकि इसको ओम्स लॉ के अंडर आता है, इसलिए रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ओम, है ना। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अब थोड़ा रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सब्सटेंस भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सटेंस दैट अपोजेस द चार्जेज। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो चार्ज को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अब बात यह आती है कि ठीक है रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे मैटर करता है फिर। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस को देखा जाए तो आर डिपेंड होता है कहाँ कहाँ पर डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ वायर, वायर के लेंथ पर डिपेंडेंट करता है। दूसरी चीज एरिया ऑफ वायर, जैसे थिकनेस का लो या थिननेस का लो। तीसरी चीज नेचर हो गया। चौथी चीज टेम्परेचर हो गया। देखा जाए तो इन चार टर्म्स पे जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड होता है ना। किसी वायर का, जैसे ये वायर है, अब इसका लेंथ जितना इंक्रीज किया जाएगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा किसी भी वायर का, है ना। तो आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्यों एरिया के, हम लेंथ जितना बड़ा करते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, है ना। अगर एरिया की बात किया जाए तो अगर मैं इसका एरिया बड़ा कर देता हूँ, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा कर देता हूँ, है ना, तो अब क्या होगा, इस पूरे एरिया में से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मतलब मैक्सिमम इसका क्या बोलते हैं, अगर एक वायर ले मैंने मोटा सा, है ना, तो अगर देखिए अगर वायर की थिकनेस या वायर का एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब कम चार्जेस अपोज होंगे, क्योंकि मैक्सिमम चार्जेस क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे। मैक्सिमम चार्जेस क्या होंगे, कुछ जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आराम से क्या हो जाएंगे, निकल लेंगे, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इनके एरिया को मैंने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, इनके एरिया को मैंने डिक्रीज कर दिया, तो जब एरिया को मैं डिक्रीज करूँगा, एरिया डिक्रीज हुआ यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा चार्ज अपोज किए जाएंगे। फिर ऐसे में अगर एरिया मैंने बढ़ा दिया तो ऐसे में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बताते हैं आप लोग को। देखिए, अब जो रेजिस्टेंस था वो लेंथ पर एरिया पर बेसिकली डिपेंडेंस था। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। लेट अज्यूम that is equation first and this is equation second. ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से, from first and second we can say R is directly proportional to L upon में A। अब यहाँ proportional का साइन यहाँ बैठाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। क्या आता है? R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, इसका नाम होता है रो, है ना। अभी रो क्या चीज़ होता है? तो इसी को बोला जाता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी बोला जाता है इसको, ठीक है। इस रो को रेजिस्टिविटी टर्म दिया गया। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो L अपॉन A, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अब रेजिस्टिविटी के बाद रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी हमने देख लिया कि रेजिस्टिविटी को क्या वो बोलते हैं। रेजिस्टिविटी जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? रो R अपॉन में L होता है। इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ये सब क्या हो जाएगा? SI यूनिट हो जाएगा। नाउ तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे, क्या क्या फ़र्क होता है रेजिस्टिविटी में और रेजिस्टेंस में, कैसे डिफाइन किया जाएगा रेजिस्टिविटी को? एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या होता है? वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का जिससे जो क्या करता है? चार्जेस को अपोज करता है। बट रेजिस्टिविटी क्या करता है? रेजिस्टिविटी बतलाता है कि कितना चार्जेस अपोज करता है। ये चीज़ क्या होती है? रेजिस्टिविटी, है ना। तो लिखा जाएगा इट इज डिफाइंड एज, it is the physical property of a substance that about how much charges बी अपोज्ड, है ना, कि कितने चार्जेस अपोज हुए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। कितना चार्ज अपोज हो रहा है, ये रेजिस्टिविटी कहलाएगा। चार्ज अपोज हो रहा है, रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये दो चीज़ क्या होती है? डिफरेंस होती है इन चीज़ों में, रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है वो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस शुरू होता है ना। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक टर्म और इसमें आता है, एक चीज़ और आता है कि अगर किसी वायर का लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया भी 1 मीटर है, तो उस केस में जो सब्सटेंस या बॉडी का रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी के क्या होगा? इक्वल होगा। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, ए की जगह 1 और एल की जगह 1। तो जो रो होगा, है ना, रो जो होगा वह एल के क्या होगा, सॉरी रेजिस्टेंस के क्या होगा? इक्वल होगा। बस में चलिए, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को दो टाइप से कंबाइन किया जा सकता है ना। वो जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वो दो टाइप से कंबाइन किया जाता है। एक किया जाता है सीरीज में और एक किया जाता है पैरेलल में। सीरीज का सेंस क्या होता है? तो सीरीज वो होते हैं जो लीनियर में होते हैं। कोई अप्लायंस लीनियर में अगर एडजस्ट किए जाते हैं तो उनको सीरीज बोला जाएगा। अगर उनको 1/1 किया जाएगा तो उनको क्या बोला जाएगा? पैरेलल बोला जाएगा, है ना। ये पैरेलल और ये सीरीज, ठीक है। जहाँ पे ये क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है R1, R2, R3, R1, R2 और ये क्या हो जाएगा?
R3। तो अब इनको कैसे पहचाना जाएगा कौन सा वायर और सीरीज में है, कौन सा कनेक्शन पैरेलल में है, इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो ठीक है, तो चलो इसको भी जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए क्या जो कम्बाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है उनके लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूले पर निकालते हैं सीरीज के लिए, फिर निकालते हैं पैरेलल के लिए। सीरीज के लिए देखिए ये अपना वायर हो गया, सर्किट जिससे बोल सकते हैं, इसमें 2 ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है, वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। जो बड़ा वाला लाइन होता है पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला लाइन होता है वो निगेटिव होता है ना। और करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। यहाँ पे R1 है रजिस्टर और एक है R2 नाम का रजिस्टर है। तो इनके लिए सिंपली, अच्छा इनमें एक चीज़ और होता है, करंट कांस्टेंट होता है। करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी सीरीज सर्किट के लिए। करंट कांस्टेंट, जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ होगा, है ना, सेम होगी, वैल्यू सेम होगी। या पूरे सर्किट के लिए करंट क्या होगा? सेम होगा। एक क्वेश्चन में मान लो आपके रेजिस्टेंस दे रखा है और करंट आपसे पूछ रखा है किसी वोल्टेज पर, तो आप समझ जाना कि करंट पूछा मतलब किसी एक यहाँ पे करंट पूछे, यहाँ पे करंट पूछे, पूरे सर्किट के लिए करंट पूछे, वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे मान लो एक पहले फॉर्मूला देख लेते हैं फिर बताते हैं आपको, किसका न्यूमेरिकल भी कराते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है R1 R2 R3 एंड सो ऑन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है ना, या टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज के लिए, वो सभी रेजिस्टेंस को सम कर दो, इजीली आ जाएगा। फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है? तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करने का तरीका क्या होता है? तो मैंने बताया करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। करंट कांस्टेंट होगा तो क्या नहीं कांस्टेंट होगा? वोल्टेज वेरी करेगा। वोल्टेज वेरी करेगा और करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किसमें? सीरीज में। नोट कर लो यहाँ पे, वोल्टेज V से वेरी करेगा, करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? बाई ओम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम कह सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। व्हाट यू नो? V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, मान लो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V होगा, यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे कितना होगा? V3 होगा। ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। पूरे सर्किट का जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा ना। पूरे सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो छोटे छोटे जो वोल्टेजेस होंगे उनके सम का इक्वल होगा। तो V इक्वल्स टू वी नो IR, है ना। V1 कितना हो जाएगा? I R1। V2 कितना हो जाएगा? I R2। V3 कितना हो जाएगा? I R3 एंड सो ऑन। IR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? IR इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे समय I कॉमन है तो निकाल दो R1 R2 R3 एंड सो ऑन। I से I कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 R2 R3 एंड सो ऑन। तो जितने आपके रेजिस्टेंस लगे रहेंगे उतने आपके हो जाएंगे, है ना। उतने आपको सबको क्या कर देना, बस ऐड करते चलना है। बस मेरी ये होता है सीरीज के लिए होता है। ये सीरीज के लिए निकल गया है ना, इसको मत सोचना, ये सीरीज है। अब पैरेलल की देखा जाए, पैरेलल का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, ये मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है, जो कि एक छोटे से बैटरी के साथ अटैच्ड है, जो कि वोल्ट में है। अब आगे देखिए, ये प्लस होता है, माइनस होता है। करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ पे जो देखो, जब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? करंट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसको I1 मिलेगा करंट, इसको I2 मिलेगा और इसको क्या हो जाएगा? I3 मिलेगा। मतलब करंट यहाँ पे 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। यानी करंट यहाँ पे क्या करेगा? वेरी करेगा। करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, करंट वेरिएबल रहेगा। तो वो कांस्टेंट क्या रहेगा? वोल्टेज। वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, और क्या बोलते हैं, करंट क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए भी बाई ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? वी नो V इक्वल्स टू IR। तो इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, मान लो I कर रहा होगा,
इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ करंट जो होगा I1 मान लो, यहाँ जो करंट होगा I2 होगा, यहाँ जो करंट होगा I3 होगा। तो जो पूरे सर्किट का जो करंट होगा I जो होगा वो इन छोटे छोटे करंट्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जो कैपिटल I होगा, यहाँ पे जो I1 होगा, I2 I3 क्या होगा, बराबर होगा। I इक्वल्स टू होता है V/R, I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V/R1, I2 कितना हो जाएगा, V/R2, I3 कितना हो जाएगा, V/R3 एंड सो ऑन। देखो V/R, अब यहाँ पे देखो सब में भी क्या है, कॉमन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन से चलता रहेगा। V से V कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको बचेगा क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3 एंड सो ऑन। ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पैरेलल के लिए। फिर जो रेजिस्टेंस इनकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ना, फाइनली सम करने के बाद, एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उनको क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। यानी R इक्वल टू जो होगा ना आपका R1 + R2 + R3 हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो होगा, है ना, ऐसे मतलब लीजिएगा, नहीं तो फिर से वो सीरीज का ही रह जाए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको यूज कर दे रहा हूँ।